सो नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो इस चैप्टर में हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट टीबी। तो सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का कहाँ यूज़ करते हैं? टू ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अब इतना सबको पता है टीबी में क्या होता है, लाइक बहुत ज़्यादा खांसी होती है, क्रोनिक कंडीशन है, अफेक्ट किस लंग्स अफेक्ट होती हैं और फिर ये फैलता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए इसे ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद टीबी कॉज कैसे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरियम, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलाई, ठीक है। ये जो बैक्टीरियम है ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें लंग्स मेनली इफेक्ट होते हैं, उसके बाद ये फैलता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इस चैप्टर में हम इसको टाइप्स में दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिंथेटिक, जो हमने खुद बनाए हैं, दैट इज सिंथेटिक एंटी टीबी एजेंट्स। और दूसरा हम पढ़ेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो कुछ एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में वही आएंगे जैसे हम सेप्टोमाइसिन वगैरह पढ़ रहे थे ना, जैसे वैसे। अब सिंथेटिक एंटी टीबी ड्रग्स हमने कुछ बनाए हैं और एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स बनाए हैं। उससे पहले कुछ हमारे फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं और कुछ सेकंड लाइन एजेंट्स हैं। तो फर्स्ट लाइन एजेंट्स वो होते हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं यूज़ करने के लिए। तो दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ये फर्स्ट लाइन एजेंट्स जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं। अब इसमें हमारे सिलेबस में से जो फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड या फिर इसको आईएनएच भी बोलते हैं। दूसरा है पायराजिनामाइड, तीसरा है इथाम्ब्यूटोल, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिसिन। अब इनको छोड़कर जितने बच गए वो सब हमारे अब इनको छोड़कर जितने बच गए वो हमारे सेकेंड लाइन एजेंट्स में आते हैं। और सेकेंड लाइन एजेंट्स देयर आर सेकेंड लाइन एजेंट्स जो थोड़े से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एंटी टीबी एजेंट जो है वो हम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? लंग्स में होती है, यानी ये एल्वेलर सैक जो हमारे एल्वेलाई हैं प्रेजेंट हैं इन द लंग्स, वो ख़राब हो जाते हैं या फिर उसका सीजेशन हो जाता है, ठीक है। देन ये फैलता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले जो बैक्टीरिया वो फैलता है। यानी क्रॉनिक कंडीशन है, फैलता है ये, ठीक है। व्हेन अ पर्सन स्नीज कफ वगैरह वो सब। देन अब इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं सिंथेटिक एंटी टीबी ड्रग्स और एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स। अब इसमें जो फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं, जो पहली लाइन में मैंने लिखे हैं ना, इसोनियाजाइड, पैरासिनामाइड और एथाम्ब्यूटोल, ये जो तीनों ड्रग्स हैं वो हमारे सिंथेटिक एंटी टीबी ड्रग्स में आते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। एंटीबायोटिक्स के पता ही है, माइसिन या पीसिन कुछ ऐसे लगा होता है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स देखने हैं सबके और थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म एक्शन देख लेंगे। एस वगैरह चैप्टर में कुछ नहीं है, तो थोड़ा ईजी चैप्टर है। सबसे पहला आ जाता है हमारा सिंथेटिक एंटी टीबी एजेंट्स। तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे आइसोनियाजिड, तो आइसोनियाजिड के साथ तीन स्ट्रक्चर हो रहा है, सॉरी दो स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये तीन हो गए। तो आइसोनियाजिड सबसे पहले
INH। ठीक है, तो सबसे पहला ये हमारा पाइरिडीन डेरिवेटिव है। पाइरिडीन यानी जैसे पाइरिडीन होगा, ठीक है, बेंजीन मतलब एक पोजीशन पे नाइट्रोजन आ जाता है तो ये हमारी पाइरिडीन रिंग बन जाती है। अब इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, आइसोनियाज़िड, इथोनियामाइड और प्रोथेनियामाइड। अब जो आइसोनियाज़िड है वो हम यूज़ करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। बाकी जो 2 बच गए वो हम सेकंड लाइन एजेंट में यूज़ करते हैं। तो अब जो आइसोनियाज़िड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले एक पाइरिडीन रिंग होगी, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो कनेक्ट होगा NH के साथ, और NH आगे कनेक्ट होगा NH2 के साथ। बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनियाज़िड। अब इसके जैसे 2 और स्ट्रक्चर हैं वो भी देख लेते हैं, जो कि पाइरिडीन डेरिवेटिव्स हैं, और इन तीनों का मैकेनिकल रिएक्शन भी सेम ही है, ठीक है, इसलिए एक साथ ही देख लेते हैं। तो उसके बाद है इथोनियामाइड और प्रोथेनियामाइड। अब इथोनियामाइड जो है वो सेम, दैट इज पाइरिडीन। अब इथोनियामाइड से ही कन्वर्ट हो रहा है इथ, यानी यहाँ पे C होगा, देन अगेन CnH2 से जुड़ा होगा, NH के बाद NH2 नहीं होगा, बस यहाँ पे सल्फर होगा, ठीक है, तो ये बन गया हमारा इथोनियामाइड। थर्ड वन है प्रोथेनियामाइड, तो उसमें क्या होता है, प्लस यहाँ पे हमारी इथ से क्या हुआ, इथाइल, तो यहाँ पे हमारा C2H5 जुड़ा होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रोथेनियामाइड, प्रोथेनियामाइड। अब प्रोथेनियामाइड में प्रो मतलब प्रोपाइल रिंग, तो बस यहाँ पे C2H5 की जगह C3H5 होगा, यानी प्रोपाइल चेन होगी। तो ये हमारा हो गया पाइरिडीन, सेम C डबल बॉन्ड O NH2, लेकिन इन दोनों में S होता है, ठीक है, OSS। बस यहाँ पे प्रोपाइल की जगह C3H5 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर है हमारे पाइरिडीन डेरिवेटिव, तीनों सिलेबस में, इसलिए तीनों का स्ट्रक्चर याद रखना। तीनों पाइरिडीन डेरिवेटिव्स हैं। बस हमारा मेन फोकस आइसोनियाज़िड पर रहेगा, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन एजेंट है। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट क्लास, दैट इज पाइरिडीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिकल रिएक्शन देख लेते हैं आइसोनियाज़िड का। तो जो INH होता है उस पर एक एंजाइम काम करता है जो इसको एक्टिवेट करता है। कौन सा एंजाइम है? कैटालाइज परऑक्सीडेज। अब ये एक्टिवेट होता है जैसे ही, तो ये हमारा जो है वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर देता है। अब ये माइकोलिक एसिड क्या है? तो जो हमारा बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं वो हमारे माइकोलिक एसिड, जो उसकी सेल वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड से ही बनी होती है। तो ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, मतलब सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई। और अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाएगा, यानी डिक्रीज सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा और ये हमारा बैक्टीरियासाइड रिएक्शन शो करेगा। क्योंकि सेल वॉल नहीं बनेगी, तो पहले भी हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइपरऑस्मोटिक होते हैं। जब सेल वॉल नहीं होती है तो पानी उनके अंदर भर जाता है, ठीक है, सारा का सारा, क्योंकि उनके अंदर आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं, तो सेल लिसिस जाती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये हमारा जो होता है बैक्टीरियासाइड रिएक्शन शो करता है, ठीक है। ये हो गया पूरा आइसोनियाज़िड के बारे में, आइसोनियाज़िड के बारे में, INH, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा INH दैट इज़ आइसोनियाज़िड माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बनेगी। सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब माइकोलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा और देखें तो ये फैटी एसिड की चेन होती है जो लिंक करती है उसकी सेल वॉल को अच्छे से, ताकि उसकी सेल वॉल टूटे ना, ठीक है, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आइसोनियाज़िड का स्ट्रक्चर हो गया इथोनियामाइड और प्रोथेनियामाइड। बस याद रखना इथ से इथाइल और थायो से सल्फर,
प्रो से प्रोपाइल और थायो से सल्फर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, स्टेबल मोडो NH, बस यहाँ पे NH2 ग्रुप आया है, यहाँ पे CH2H5 और यहाँ पे C3H5। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर याद हो गया अच्छे से। तो आइसोनियाज़िड के बारे में आ जाएगा अगर फर्स्ट लाइन एजेंट के बारे में, तो उसके बारे में इसका मैकेनिकल रिएक्शन, इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालॉग लिख देना। ठीक है, अब एग्ज़ाम में तो हमेशा वो ऐसे पूछता है कि फर्स्ट लाइन एजेंट के बारे में बताओ। ठीक है, तो उसके पहला आइसोनियाज़िड लिख दिया, दूसरा है इथाम्ब्यूटोल। अब इथाम्ब्यूटोल यानी ये सेकंड वाला है। ये भी हमारा फर्स्ट लाइन एजेंट है, इसलिए फर्स्ट लाइन के 5 नाम मैंने पहले बता दिए, और इसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर सिमिलर था इसलिए वो भी पढ़ लिया। अब इथाम्ब्यूटोल यानी इसमें होता क्या है, सबसे पहले इथाइल चेन होती है, इथ यानी CH2 जो दोनों जगह से नाइट्रोजन से कनेक्ट होती है, और फिर आगे ये कार्बन से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब वो कार्बन 4 कार्बन कंटेन करता है, यानी वो इस तरीके से कुछ त्रिशूल सा बनता है। ठीक है, दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब 5वें पोजीशन पे OH लगा देना। अब इसी के बेसिस पे इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है इसका, इथाइलिन दो अमाइन, तो डाई अमीनो ब्यूटेन 4 कार्बन और ओल, तो ब्यूटेनोल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये इस क्लास में आएगा। जैसे हमारा आइसोनियाजाइड पैरिडीन डेरिवेटिव था, वैसे ये कौन सा है, इथिलीन डाई अमीनो ब्यूटेनॉल डेरिवेटिव्स। अब बस इसकी वैलेंसी, तो 3 कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तो NH, तो इथिलीन डाई अमीनो ब्यूटेनॉल डेरिवेटिव्स। बस इसका मैकेनिकल रिएक्शन देख लेते हैं, बस इजी सा स्ट्रक्चर है ये भी। मैकेनिकल रिएक्शन क्या करता है, ये भी सेल वॉल पे ही अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, उसकी जो सेल वॉल है उसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता है। मैकेनिकल रिएक्शन क्या है, इथाम्ब्यूटोल inhibits polymerization of cell wall। और अगर सेल वॉल की पॉलीमराइज नहीं होगी मतलब सेल वॉल नहीं बन पा रही है, और अगर सेल वॉल नहीं बन पाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। करता कैसे है, सबसे पहले तो ये इंटरफेयर करता है विद द बायोसिंथेसिस ऑफ अराबिनोगैलेक्टम। ठीक है, ये अराबिनोगैलेक्टम ही इसकी सेल वॉल को बनाता है। तो अब ये इसकी सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करता है, यानी इसके साथ बाइंड कर जाएगा, इसको सेल वॉल नहीं बनाने देगा। तो जब हमारी सेल वॉल नहीं बनती है, उसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होती है, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाती है। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी, यानी बैक्टीरिया आगे अपने रेप्लिकेट्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। उसके पास सेल वॉल होगी तभी तो वो फिशन करके अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, सेल वॉल ही नहीं बन पा रही है, और सेल वॉल नहीं बन पा रही है मतलब पॉलीमराइजेशन नहीं हो पा रही है, तो यानी ये स्टैटिक एक्शन शो करता है। ठीक है, तो इसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से RNA सिंथेसिस नहीं हो पाया, RNA नहीं बना तो रेप्लिका नहीं बना, तो उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से वो स्टैटिक एक्शन शो करता है। तो हम कह सकते हैं ये बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन शो करता है। ठीक है, इनहिबिट RNA सिंथेसिस। RNA नहीं बनेगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगी, और अगर रेप्लिकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी।
जिसकी वजह से बैक्टीरियोसाइटल एक्शन शो होता है। तो मतलब ये इथाम्ब्यूटल 2 तरह के एक्शन शो कर रहा है। एक तो सेल वॉल पॉलीमराइज़ ही नहीं हो रही है, सेल वॉल पॉलीमराइज़ नहीं हो रही है तो वो ब्लॉक हो जाएगी उसकी ग्रोथ, क्योंकि वो जो फिजन करना चाहता है उसके लिए उसकी सेल वॉल बाहर वाली कवरिंग तो बननी चाहिए ना, ताकि वो बड़ा हो एंड देन वो सेपरेट हो। तो वो सब नहीं हो पाता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ ब्लॉक हो जाती है और आरएनए सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। अगर आरएनए नहीं बनेगा तो रेप्लिका नहीं बनेगा, रेप्लिका नहीं बनेगा तो आरएनए सिंथेसिस क्यों ब्लॉक हुई? क्योंकि सेल वॉल की पॉलीमराइज़ेशन नहीं हो रही है। ठीक है? बस इतना याद रखना, जो आइसोनियाज़िड था वो बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो कर रहा था, ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो कर रहा है। ठीक है? ये उसकी ग्रोथ को रोक रहा है, उसको किल नहीं कर रहा है। ठीक है? थर्ड हमारा जो फर्स्ट लाइन एजेंट है, हमारा पायराज़िनामाइड। ठीक है? अब ये पायराज़िन डेरिवेटिव है। जैसे वो पायरिडीन डेरिवेटिव था, ये पायराज़िन डेरिवेटिव है। इस क्लास में भी एक ही है और सबसे बड़ी बात, ये फर्स्ट लाइन एजेंट है। ठीक है? पहले इसका स्ट्रक्चर, फिर इसका मैकेनिकल रिएक्शन। अब स्ट्रक्चर क्या है? पायराज़िन, तो सिंपल एक पायराज़िन रिंग यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 होंगे, वही हमारी तरीके की बेंजीन, जिसमें जो एरोमेटिक होती है। ठीक है? उसके बाद हमारे से बना हुआ ऐसे। ठीक है? अब यहाँ पर सेम वही ग्रुप जुड़ा होगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ NH2, और नीचे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पायराज़िनामाइड। आइसोनियाज़िड का भी सेम था, बस यहाँ पे पायरिडीन रिंग थी और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ के साथ NH के साथ NH2 था। ठीक है? तो ये हमारा हो गया पायराज़िनामाइड। आइसोनियाज़िड को हम आइसोनिकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, इसलिए उसको NH बोलते हैं। ठीक है? अब ये जो हमारा पायराज़िनामाइड है, इसका मैकेनिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये सिंपल ये क्या करता है, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देता है। तो हमारा जो पायराज़िनामाइड है, इट इनहिबिट्स, सबसे पहला एक एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेस, जो उसको इनहिबिट करेगा, फैटी एसिड सिंथेस 1। अब फैटी एसिड को इनहिबिट किया तो फैटी एसिड नहीं बनेगा, फैटी एसिड नहीं बनेगा तो हमारा माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो डिक्रीज्ड, या फिर कह सकते हैं माइकोलिक एसिड बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आइसोनियाज़िड में कि जो माइकोलिक एसिड है वो एक फैटी एसिड का ही डेरिवेटिव है, जो फैटी एसिड हमारी सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड ही नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से माइकोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, और अगर माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं वो साइडल एक्शन शो करेगा। ठीक है? तो ये स्टैटिक एक्शन भी शो कर सकता है और साइडल एक्शन भी शो कर सकता है, क्योंकि वो फैटी एसिड की ग्रोथ को मतलब फैटी एसिड बनाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से माइकोलिक एसिड नहीं बन रहा है। ठीक है? तो मे बी पहले से सेल वॉल बनी है तो और नहीं बन पाएगी, इस वजह से ये हमारा साइडल या स्टैटिक दोनों एक्शन शो कर सकता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। और जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये जो हमारा है पायराज़िनामाइड, दिस इज़ प्रोड्रग। प्रोड्रग मतलब ये पहले एक्टिव नहीं होता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा एक पायरेजिनिक एसिड वगैरह में, तो फिर ये एक्टिव होगा, फिर ये अपना एक्शन देगा। ठीक है? और दूसरी बात कि ये एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है, यानी स्टोमक में। पीएच एसिडिक नहीं मिलेगा तो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए मैंने ये बता दी। बाकी हमारा बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों एक्शन शो करता है। और बाकी यूज़ की बात करें, सबसे पहला अगर वो पूछता है फर्स्ट लाइन एजेंट, तो सबसे पहला आइसोनियाज़िड के बारे में लिख दिया, उसका मैकेनिकल रिएक्शन लिख दिया, उसका यूज़ लिख दिया एंटी-टीपी। देन हमने दूसरा पढ़ा इथाम्ब्यूटोल, उसके बारे में लिख दिया, उसका मैकेनिकल रिएक्शन लिख दिया और उसका यूज़ लिख दिया एंटी-टीपी। देन पायराज़िनामाइड के बारे में लिख दिया, ये भी फर्स्ट लाइन एजेंट है, इसका स्ट्रक्चर बना देना और इसका मैकेनिकल रिएक्शन लिख देना, बस इतना ही है। ठीक है? अब चौथा और लास्ट जो हमारा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है,
ठीक है। अब ये फर्स्ट लाइन एजेंट नहीं है, ठीक है, इसके बारे ब्रैकेट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सिंथेटिक एंटी-टीबी ड्रग है, बस इतना। तो सैलिसिलिक एसिड सबको पता है, एक हमारा बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन पे एक COH ग्रुप होगा और एक हमारा OH ग्रुप होगा। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे COH ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप है। अब ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा, इसका स्ट्रक्चर का क्या नाम है, दैट इज़ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो पैरा पोजीशन पे अमीनो होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको हम एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट यूज़ नहीं करते, इसको हम PAS भी बोलते हैं, ठीक है, यूज्ड एज एंटी-टीबी। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, हमने सल्फोनामाइड में पढ़ना है या पढ़ा है, होता क्या है, सबसे पहले जो पाबा होता है, ठीक है, पाबा इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, उसमें ये OH ग्रुप नहीं होता, सैलिसिलिक एसिड नहीं होता, वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, बस इतना, बस इसका स्ट्रक्चर एनालॉग है। लेकिन तो अब ये क्या करेगा, ये पाबा जो है वो कंबाइन करके बनाता है विद पिक्टेरिडीन, ये फोलिक एसिड सिंथेस करेगा, फोलिक एसिड की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा पापा है, इसने कंबाइन होकर बनाना है डाईहाइड्रो पिटोरिक एसिड, देन वो आगे कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, मतलब ये हमारी बॉडी में होता है पहले से ही। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होगा, फोलिक एसिड है तो ये DNA RNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो मतलब DNA RNA जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से, या फिर हम कह सकते हैं पाबा से बन रहा है। अब जो हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, ये है बिल्कुल स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ पाबा, तो ये क्या करेगा, पाबा की जगह उसके साथ कंपिटिटिवली पेट्रीडीन के साथ बाइंड कर देगा। तो अगर ये इसके साथ बाइंड कर गया पेट्रीडीन के साथ, तो हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ये सब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बस ये इस स्टेप को रोक देता है, ठीक है। तो ये जो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, ये फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बस यहाँ पे क्या है, ये डायहाइड्रोपिक्टोरिक एसिड है, तो ये डायहाइड्रोपिक्टोरिक एसिड सिंथेस है, ये हमारा डायहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेस है, ये हमारा फोलेट सिंथेस है, ठीक है। उसी तरीके से बस ये मतलब इसको इसको ये इनहिबिट कर रहा है, इसको सबको इनहिबिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये पापा का ही एनालॉग है, ठीक है। और अगर DNA RNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ये सब इनहिबिट हो जाएगा, यहाँ पे मिलता है फोलेट सिंथेस, सेम यहाँ पे भी FS और ये DNA RNA बन जाएगा। तो अब DNA RNA नहीं बन पा रहा है, DNA RNA नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो बैक्टीरिया डेड, उसका ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन सब रुक गया। तो ये जो हमारा मेन जो है वो बैक्टीरियासाइडल एक्शन ही शो करता है। क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा, वो DNA RNA नहीं बना पा रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन कोड नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं भेज पा रहा है, तो किसी काम का नहीं है। बस ये फ्लो याद रखना। सल्फोनामाइड में भी सेम है, बस सल्फोनामाइड यहाँ पे फोलेट सिंथेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर भी पापा से मिलता है। वैसे ही ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी हम एंटीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो हमने 4 पढ़े सिंथेटिक एंटी-टीबी ड्रग्स में। सबसे पहला आइसोनियाज़ाइड, जिसके 2 स्ट्रक्चर एनालॉग थे, लेकिन अगर फर्स्ट लाइन एजेंट में आएगा तो सिर्फ हमने आइसोनियाज़िड के बारे में लिखना है, उनके बारे में नहीं लिखना है। दूसरा हमने पढ़ा इथाम्ब्यूटोल, उसका मैकेनिज्म एक्शन, देन पैराज़िनामाइड, उसका मैकेनिज्म एक्शन, और चौथा हमारा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगर वो सिंथेटिक एंटी-टीबी ड्रग्स पूछता है तो ये लिखना है, अगर वो फर्स्ट लाइन एजेंट पूछता है तो ये नहीं लिखना है। तो ये नॉट अ फर्स्ट लाइन एजेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ सेकंड लाइन एजेंट। अगर फर्स्ट लाइन एजेंट पूछेगा तो बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। अब देखते हैं एंटी-टीबी एंटीबायोटिक्स।
तो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का एंटी-टीबी एंटीबायोटिक्स। इसमें हमारे पास दो हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिसिन जो है वो हमारी फर्स्ट लाइन एजेंट है, बाकी सब जो है वो हमारी सेकेंड लाइन एजेंट है। तो उसका हमें मैकेनिज्म एक्शन लिखना है और स्ट्रक्चर उसके थोड़े से डिफिकल्ट है तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला रिफाम्पिसिन, और दूसरा इसी का स्ट्रक्चर एनालॉग है रिफाम्ब्यूटिन। दोनों के बारे में क्या याद रखना है, एक तो ये एंटी-टीबी एंटीबायोटिक है, रिफाम्पिसिन हमारी फर्स्ट लाइन है, और ये हमारी सेकेंड लाइन एजेंट है। और दूसरी बात, दोनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम है, इसलिए हम दोनों को इकट्ठे पढ़ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर नहीं देखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकता है। देन मैकेनिज्म एक्शन क्या है, होता क्या है, अब ये रिफाम्पिसिन जो है ये डायरेक्टली बाइंड करता है जाकर, रिफाम्पिसिन बोलो या रिफाम्ब्यूटिन बोलो, ये बाइंड करेगा विथ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो ये बाइंड करेगा, तो रिफाम्पिसिन बाइंड करता है विद डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ। अब आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, आरएनए सिंथेसिस करना। तो अगर ये उसके साथ बाइंड कर देगा तो आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। तो अगर आरएनए नहीं बन पाया मतलब प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो सेल डेथ, यहाँ पे सेल डेथ हो जाती है, यानी ये भी बैक्टीरिया साइड रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। बस मैकेनिज्म एक्शन ध्यान रखना कि करता क्या है, बाकी स्ट्रक्चर्स के नाम इन क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इनके स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट हैं, मतलब मुश्किल भी हैं और ह्यूज हैं, तो वो सब नहीं करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक देख लेते हैं, साइक्लोसीरिन। ठीक है, साइक्लोसीरिन का स्ट्रक्चर भी है, इजी है ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी हमारी ऑक्स एजोल रिंग है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देता हूँ। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। तो इस तरह से हमारी रिंग है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है, एक ही डबल बॉन्ड होता है, NH। साइक्लोसीरिन, क्योंकि साइक्लो बोला है, साइक्लो मतलब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये ऑक्सा अजोलिडीन रिंग होगी। अडीन, अडीन क्यों, बिकॉज कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑक्सा अजोलिडीन रिंग है। यहाँ पर एक जिस तरफ O है और N की इस तरफ डबल बॉन्ड हुआ है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, ये बिल्कुल N के अपोजिट NH2 ग्रुप, जस्ट क्या है, ऑक्सा अजोलिडीन रिंग है। O के N मतलब N के इस तरफ और इस तरफ O है, और O के इस तरफ और इस तरफ NH2 इस तरीके से याद कर लेना। उसके बाद इसका मैकेनिज्म रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये जो हमारा साइक्लोसीरिन है ये एलानिन की तरह दिखता है, ठीक है, एलानिन का ही एनालॉग है। तो ये हमारा जो है वो इनहिबिट करता है एल एलानिन और एल डी एलानिन को, ठीक है, क्योंकि उसके जैसे ही दिखता है तो उसके वाला काम करेगा, मतलब उसके बाद चला जाएगा, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, क्योंकि एलानिन जो है वो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन बनाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये दिखता है इनकी तरह, एलानिन की तरह, तो ये उसकी जगह पे जगह बाइंड कर जाएगा, जब उसके जैसा काम करेगा तो हम कहते हैं ये इनहिबिट करता है एलानिन और डी एलानिन को, कि
पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस ना हो, तो ये इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट्स विथ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगा तो पेप्टिडोग्लाइकन यानी बैक्टीरिया के लिए वो सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल उसकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल डेथ। तो इसकी वजह से डिक्रीज सेल वॉल सिंथेसिस, सेल डेथ, यानी ये भी बैक्टीरियासाइड रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट एंटी-टीबी एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं दैट इज कैप्रोमाइसिन सल्फेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने अमीनोग्लाइकोसाइड में पढ़ी थी। एंटीबायोटिक में, ठीक है। तो ये हमने एंटीबायोटिक में पढ़ा था अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उसका स्ट्रक्चर देखा था, अमीनो ग्रुप, हमारी अमीनो साइटोडोल रिंग होती है, उसके ऊपर 2 ग्लाइकोन होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बस यहाँ पे यही है स्ट्रक्चर, इसका एक बार बना लेते हैं। NH NH2, तीनों तरफ नाइट्रोजन होता है, बीच में कार्बन होता है। बाकी एक जगह पे यहाँ पे ग्लाइकोन शुगर होती है, बाकी तीनों जगह पे OH होता है। और हमने ये भी देखा था यहाँ पर अगर OH ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन पे 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है तो यानी ये स्ट्रिप्टोमाइन रिंग है, और अगर नहीं होता तो ये स्ट्रिप्टामाइन, डीऑक्सी स्ट्रिप्टामाइन बन जाती है, ठीक है। और इधर इधर एक ग्लाइकोन शुगर होती है बस, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के केस में एक ही जगह होती है पर 2 शुगर्स अटैच होती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा CH का ज़्यादा हमला हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से पहले 5 मेंबर्ड होगी इसके सेकंड पोजीशन पे, देन उसी के सेकंड पोजीशन पे बगल बगल में होगी 6 मेंबर्ड, ठीक है। बस हमने देखा था 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 मेंबर्ड होती है 6 मेंबर्ड में लास्ट में CH3 होता है, तो CH2 6 होती है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे OH या NH2 होता है, तो यहाँ पे OH होता है। देन इस पे हमारा एक CH3 ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप होगा मेरा एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप होगा, सॉरी, और यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, तो हमारा सेकेंड पोजीशन पे NH होगा जिसके ऊपर अगेन CH3 होगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे CH3 था, एंड यहाँ पे OH, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका मैकेनिज्म एक्शन वो भी हमने देख लिया था, अमीनोग्लाइकोसाइड 30th सब यूनिट के साथ बाइंड कर देते हैं, तो मतलब ये 30th जो सब यूनिट है राइबोसोम का उससे बाइंड कर देंगे तो इनहिबिट कर देंगे। तो जब ये 30th सब यूनिट के साथ बाइंड कर देता है तो ये tRNA की मिसरीडिंग हो जाती है, यानी हमने पढ़ा था मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो tRNA देख नहीं पाता है कि उसको कौन से कोडोन के साथ बाइंड करना है, क्योंकि 30th सब यूनिट के साथ बाइंड हो गया, तो 30th सब यूनिट यहाँ पे कोडोन्स होते हैं, RNA के पास एंटी कोडोन्स होते हैं। तो जब ये उसके ऊपर आता है तो वो उसको रीड नहीं कर पाता है, तो जब ये बाइंड कर गया तो मिसरीड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा माइकोबैक्टीरियम मर जाएगा, ठीक है। तो सेल डेथ हो जाएगी या फिर बैक्टीरियासाइड, ठीक है। और ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारा फर्स्ट लाइन एजेंट है। तो मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट लाइन एजेंट पे ही क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें 3 लिखने हैं हमारे फ्रॉम द सिंथेटिक एंटी-टीबी एजेंट्स, उसमें से आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड
और इथाम्ब्यूटोल। और उसके बाद दो हैं हमारे एंटीबायोटिक्स में से, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक रिफाम्पिसिन। उसका मैकेनिज्म एक्शन लिख देना, स्ट्रक्चर अगर नहीं भी आता है तो इट्स फाइन। लास्ट एंटीबायोटिक है हमारे पास कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, कैप्रियोमाइसिन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डेंजर है, तो इसका भी हम सिर्फ मैकेनिज्म एक्शन ही देखेंगे, और ये फर्स्ट लाइन एजेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या करता है, सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो जाएगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, कैसे करता है, बाय बाइंडिंग विद द राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम से बाइंड कर देता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा, डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये था हमारा पूरा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में। और इस चैप्टर में हमारे पास दो सिंथेसिस हैं। सबसे पहला सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड और सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड। ठीक है, फर्स्ट लाइन एजेंट है, इसको आयनएच भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन एजेंट है, और ये हमारा पायरिडीन डेरिवेटिव है। ठीक है, अभी हम पहले ही इस बारे में बात की थी मैंने कि अगर सिंथेसिस कोई पढ़ रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाना है उसका स्ट्रक्चर और किससे बनाना है वो याद होना चाहिए। तो आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, एक पायरिडीन रिंग होती है जो एरोमेटिक होगी, इसलिए उसको पायरिडीन बोलते हैं। ये जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O NH और NH के साथ NH2। इसको बनाएंगे कैसे, तो शुरू में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है पायरिडीन रिंग है और इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास N, फिर कह सकते हैं 4 मिथाइल पायरिडीन। अब ये CH3 ग्रुप है, इसको COH में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो वी विल ऐड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से ये ग्रुप जो है वो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। देन इस OH को रिमूव करेंगे तो हम इसमें डालेंगे हाइड्राजीन। ठीक है, और वाटर लॉस कर देंगे तो हमारा आइसोनियाजाइड बन जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे CHBr लगाएंगे, फिर वहाँ पे डायरेक्ट इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे अल्कोहल से। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा NH2 दैट इज हाइड्राजाइड। पानी का रिमूवल होगा तो मुझे मिल जाएगा आइसोनियाजाइड। ठीक है, एक और मेथड है इसको हमारे पास सिंथेसाइज करने का। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 में कर दूंगा और इसके साथ NH2 जोड़ दूंगा तो सिंपल मेरे पास कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसमें मैं डालता हूँ वाटर प्लस NaOH। तो वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसको डबल बॉन्ड O में और इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। इसी में मैं अपना हाइड्रोजाइड डालूंगा। तो सिंपल ये मेरे पास आइसोनियाजाइड बन जाएगा। अब ये बात करें यहाँ से यहाँ कैसे जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे सिंपल इसका ऑक्सीडेशन लिख के ये लिख देंगे। अगर अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो CH3 को सबसे पहले हल्का हमारा ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरिनेशन करवाएंगे ताकि यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाए CH2Br। फिर उस Br को रिप्लेस करेंगे अल्कोहल से और फिर उस अल्कोहल को KMnO4 डालकर
सीधा ही अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। या फिर सिंपल इतना लिख देते हैं, ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड देन हाइड्रोजन डाल के आइसोनियाज़ाइड। इस तरीके से हमारा आइसोनियाज़ाइड की सिंथेसिस है। नेक्स्ट है पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। So next is the synthesis of para-amino salicylic acid. तो ये हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में आता है, इसको हम PAS भी बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर एनालॉग है पैरामिनो बेंजोइक एसिड का। तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड से बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर है कैसा, बिल्कुल। तो पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड में फर्स्ट पोजीशन पे COH और सेकंड पोजीशन पे OH होता है, और पैरा पोजीशन पे अमीनो, डेट इज NH2। इसको बनाते कैसे हैं, सैलिसिलिक एसिड से। सबसे सिंपल सिंथेसिस है, यानी COH भी है और OH भी है। ये है मेरे पास सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में सबसे पहले मैं ये ग्रुप जोड़ूंगा, तो ये ग्रुप नहीं जुड़ता है, नाइट्रेशन होती है, तो मैं यहाँ पे HNO3 डालूंगा ताकि यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाए। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, सिमिलर COH और यहाँ पे OH। अब इस ग्रुप को मैं डालूंगा रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, SNHCl डाल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर FeS डालता हूँ। FeS के साथ HCl, इस वजह से इसकी रिडक्शन हो जाती है, ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। दिस इज पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। दैट इज PAS। सिंपल सिंथेसिस है। इसी के साथ हमारा हुआ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।